अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 दैट इज़ सॉलिड एंड दैट इज़ द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर। अब सॉलिड की अगर प्रॉपर्टीज़ पर आएँ तो ये रिजिड होता है, हार्ड होता है और डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनके जो एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शंस होती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होती है। इनकम्प्रेसिबल होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, उनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है। डिफ्यूजन तो होता है लेकिन बहुत ही स्लो रेट से होता है, हीट करने से एक्सपैंड हो जाते हैं और मेल्ट भी हो जाते हैं। ठीक, सॉलिड्स का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड्स होते हैं ये खास किस्म के जो सब्लिमेशन करते हैं उनको सबलाइम सॉलिड्स कहते हैं, सॉरी सबलाइम। तो जैसे नेफ्थलीन है, आयोडीन है, कैम्फर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। अब ये जो सबलाइम सॉलिड्स हैं इनकी जो इनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है वो वैसी नहीं होती जैसे जनरल सॉलिड्स में होती है। ये इतने हार्ड नहीं होते, इनके मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज्ड नहीं होते। सब्लिमेशन का जो ऑपोजिट है दैट इज़ डिपोजिशन, गैस का वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पर आए तो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स होते हैं जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट हुई हुई होती है। उसके ऑपोजिट एमॉर्फस की कोई भी सही तरीके की अरेंजमेंट नहीं हुई हुई होती। एग्जाम्पल पर आए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में साल्ट, शुगर, डायमंड, क्वार्ट्ज ये आ जाते हैं और इसमें ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक नेचर किसे कहते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी। डायरेक्शन चेंज कर दी, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जैसे ग्रेफाइट जो होता है वो अगर आप परपेंडिकुलर रख लें एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस के तो फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जैसे आप उसको पैरेलल रखते हो तो वो कंडक्ट करने लग जाता है, यानी डायरेक्शन से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आप उसको आइसो मीन सेम, तो किसी भी डायरेक्शन में रख लें तो उसकी जो प्रॉपर्टी जैसी होगी वैसी ही रहेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है जबकि इनकी रेंज में आ जाती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के खास तो जो है ना क्लीवेज प्लेन भी होते हैं। जैसे ये देखें, अगर आप इसको साइड से कट करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का इस तरीके की शेप आएगी। जो आपने कट किया पीस वो इस तरीके से शेप में ही आएगा। लेकिन अगर ये एक एमॉर्फस सॉलिड होता तो इस शेप का कोई भी सॉलिड ना बनता। इसका जो आपने हिस्सा कट किया हुआ होता वो कुछ इस तरीके से आता, यानी उसकी कोई खास शेप ना होती, कोई खास क्लीवेज प्लेन नहीं होता। सिमेट्रिकल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स सिमेट्रिकल नहीं होते। और इस तरीके से इनकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर। देखें, इससे प्रीवियस अगर लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन में उनके लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक्स दिए गए हैं, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, इस पूरे चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड्स का अब कोई डिस्कशन नहीं आएगा। जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अबाउट होंगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ अब फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे सिमेट्री है। सिमेट्री हम कहते हैं रेगुलर रिपीटेशन ऑफ एजेस एंड फेसेस व्हेन क्रिस्टल इज रोटेटेड, यानी जिस तरीके से एजेस और फेसेस इनके बने हुए होंगे अगर आप उस स्ट्रक्चर को रोटेट भी कर लोगे तो भी आपको वही एजेस, वही आपको फेसेस नज़र आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को देखें। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ सिमेट्रिकल है भी या नहीं, वो तीन है। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जिससे ये जो स्ट्रक्चर है वो इक्वली टू हाफ्स में कट हो जाती है। जैसे कि अगर आप इसको यहाँ से कट कर दें तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी दो इक्वल पार्ट्स में कट करने का प्लेन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिससे हम स्ट्रक्चर को रोटेट करें। ये देखें, ये हिस्सा जो है अगर हम यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट करेंगे तो भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल की जो पोजीशन होती है, अरेंजमेंट होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर हम लाइंस ड्रा करें तो हर कॉर्नर, हर फेस पर इक्वल लाइंस ड्रा हो जाती हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये तीनों चीज़ें अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हैं तो वही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल ग्रोथ, यानी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं। उस सॉलिड को पहले मेल्ट किया जाता है, उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर फिर स्लो कूलिंग जब की जाती है तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं।
उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फ मीन्स शेप, यानी दो ऐसे सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे जिनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो। तो दो सब्सटेंसेस की जब सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी, वो उनके एटॉमिक रेशियो भी सेम होंगे, तो वो आइसोमॉर्फस कहलाएंगे। ठीक। उसके बाद इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब देखें, जैसे कि MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड सोडियम फ्लोराइड NaF, दोनों एक अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन दोनों के एटॉमिक रेशियो देखें, मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, इसी तरीके से इनका भी एटॉमिक रेशियो यही है। और इन दोनों की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्यूबिक, ज्योमेट्री जो इनकी है वो क्यूबिक है। तो ये देखें, डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इनकी सेम है। देन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में इनका उलट है, ऐसा कह लें कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक ही सब्सटेंस है लेकिन इसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, जैसे ट्राइकोनल, ऑर्थोरोम्बिक, दोनों इसी की फॉर्म्स हैं। कैल्साइट और एरागोनाइट ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है और ये उनकी ज्योमेट्री है। तो डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ वन सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही कंपाउंड है, तो केमिकली तो ये सेम होंगे, लेकिन फिजिकली इनकी जो नेचर है वो चेंज होती है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बुनियाद पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स होती हैं। आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लें फर्स्ट हाफ का, एंड दिस इज़ द फर्स्ट हाफ एंड दिस वन इज़ द सेकंड हाफ। ठीक, क्योंकि ये पूरा मेरे फ़ोन में नहीं आ पा रहा। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फिर देखें कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो किस नेचर के होंगे, या फिर ये कैसे बनते हैं। तो आयनिक सॉलिड आयन्स से बनते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स कंपाउंड्स से बनते हैं, मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें मेटल एटम्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स। फिर ये टाइप ऑफ फोर्सेस भी याद कर लें कि आयोनिक बॉन्ड से आयोनिक सॉलिड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड हो तो कोवलेंट सॉलिड्स, मेटालिक बॉन्ड, एंड इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें या तो लंडन फोर्सेस होंगी, या हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़ लेनी है इन सबकी। जैसे आयोनिक सॉलिड है, ये स्टेबल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटिल नेचर के होते हैं, भुरभुरे से, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और पोलर सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स, अच्छा ये इनकी एग्जांपल्स भी याद कर लीजिएगा। कोवलेंट सॉलिड्स भी, उनकी भी डेंसिटी हाई है, हार्ड होते हैं, बेड कंडक्टर है। पोलर सॉल्वेंट में ये इनसोल्यूबल होते हैं, तो उसका उलट सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर में, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हार्ड होना। फिर मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, और डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको हम मोड़ कर वायर्स शीट्स बना सकते हैं। हार्ड होंगे, मेटेलिक क्लस्टर होगा। मेटेलिक क्लस्टर यानी बाहर से भले ही डल नज़र आ रहे हो, लेकिन जब आप इसको कट करेंगे तो अंदर से बिल्कुल चमक होगी इनकी। तो मेटेलिक क्लस्टर गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पर, ये सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, बेड कंडक्टर, लो डेंसिटी। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ याद कर लें, लेकिन यूजुअली इनके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आइस जो है वो कौन सा सॉलिड है, आयोनिक है, कोवलेंट है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो इस तरीके से ये आ जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बिल्कुल पॉलीमॉर्फिज्म की तरह ही होती है। पॉलीमॉर्फिज्म जो था वो यही था कि एक कंपाउंड का डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना, तो एलोट्रॉपी भी यही है, लेकिन एलोट्रॉपी सिर्फ एलिमेंट्स के लिए है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड्स के लिए था। तो जब एलिमेंट्स डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें, जैसे सल्फर है, सल्फर रोम्बिक फॉर्म में, मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन जो है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे डायमंड क्यूबिक नेचर का होता है और ग्रेफाइट जो है वो उसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। अब ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो एक ही एलिमेंट की, इस वजह से केमिकल नेचर इनकी सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती है। तो ये जो फॉर्म्स हैं एक एलिमेंट की, उनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या एलोट्रॉप्स या फिर एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस भी कह सकते हैं। अब ये होता ये कि ये जैसे दो ये फॉर्म्स हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो होती हैं किसी एक टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, को एग्जिस्ट करें, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए 95.5 है। अगर इस टेम्परेचर पर हैं हम, तो ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगी फॉर्म्स। अगर इससे बिलो जाएंगे तो रोम्बिक सल्फर जो है वो नज़र आएगी, और अगर इससे बढ़ाएंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो नज़र आएगी। देन वी हैव क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस कहते हैं या फिर स्पेस लेटिस। क्रिस्टल लेटिस हम कहते हैं कि जब हम एटम्स या आयंस को अरेंज करते हैं तो उनको हम पॉइंट्स से शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर बताया और फिर बता रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, एंड
हेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया क्लोरीन को पॉइंट्स से शो कर दिया। अब ये जो अरेंजमेंट बनाई है इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस्टल लेटिस, यानी एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम पॉइंट्स लगाकर बताएं कि यहाँ पर एटम्स होंगे या आइंस होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस कहते हैं। अब इस देखें ये एक तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो एक ऐसा यूनिट ज़रूर होता है जो रिपीट हो रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी स्ट्रक्चर रिपीट हो रही है, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है जो रिपीट हो रही है। तो वो जो छोटी सी स्ट्रक्चर जो कि खुद को रिपीट कर रही है पूरे क्रिस्टल लेटिस में, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। सो इट्स अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न फ्रॉम विच द लेटिस इज बिल्ड। पूरे लेटिस जो बना है वो एक स्मॉल यूनिट से बना हुआ होता है जो खुद को रिपीट कर रहा होता है। यानी अगर हमारे पास इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता तो कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा रिपीटिंग पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, दैट इज सर्किल। तो ये सर्किल यूनिट सेल कहलाता। ठीक, फिर आयोनिक क्रिस्टल की शेप पर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ये एक अलग सा टॉपिक है कि आयोनिक शेप जो होती है ना, जैसे कोई चीज़ क्यूबिक है, कोई चीज़ रोम्बोहेड्रल है, तो किस तरीके से कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ आयोनिक एसोसिएशन। आयोनिक एसोसिएशन में ये है कि जितने आयंस जो सराउंडिंग करेंगे, जैसे NaCl में Na जो होता है वो 6Cl माइनस से सराउंडेड होता है, इसी तरीके से क्लोरीन खुद भी 6Na से सराउंडेड होता है। इस वजह से इनकी जो शेप है दैट इज़ क्यूबिक शेप। दूसरा फैक्टर है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो कहता है रेडियस ऑफ केटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। इस रेशो की वैल्यू जो होती है उसके हिसाब से भी शेप चेंज होती है। जैसे अगर रेडियस रेशो किसी कंपाउंड का 0.15 से 0.22 आता है, तो इसके बीच में अगर किसी का भी रेशो आया तो उसकी जो शेप होगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी, वो क्यूबिक होगी। ऐसे टेबल 6.3 जो कि फर्स्ट ईयर की बुक के पेज नंबर 129 पर बनी हुई है, उसमें डिफरेंट रेडियस रेशो और उनकी शेप लिखी हुई है, तो वहाँ से याद कर लीजिएगा। तीसरा फैक्टर पुअर कंडक्टिविटी है। एक और टेबल आपको पेज नंबर 46 डॉगर ब्रदर की बुक में मिलेगी, वो भी याद करनी है, मैं आपको लास्ट में शो करवाती हूँ। अच्छा, उसके बाद लास्ट टॉपिक है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी यानी 1 मोल ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का 1 मोल बनाने के लिए जितने आयंस चाहिए फ्रॉम इट्स आयंस। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड बनाने के लिए जो हम आयंस ले रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। या फिर इसी सॉलिड को तोड़ने के लिए, किस में तोड़ने के लिए, गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम और ये रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को भी हम लेटिस एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन याद रखें कि होना क्रिस्टल सॉलिड होना चाहिए और बनना किस में से चाहिए, गैसियस आयंस। ठीक, तो ही हम उसको लेटिस एनर्जी कहेंगे, वरना हम खाली इसको एंथैल्पी ही कहेंगे। ठीक, लेटिस एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है साइज ऑफ आयन से। जितना साइज जो है बड़ा होगा लेटिस एनर्जी उतनी कम। चार्ज से डायरेक्टली रिलेशनशिप है, चार्ज बढ़ेगी तो लेटिस एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। और लेटिस एनर्जी जो होती है वो सोल्यूबिलिटी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे किसी की एनर्जी अगर स्मॉल है, लेटिस एनर्जी स्मॉल है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी। लेटिस एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करते हैं। इस मेथड से हम लेटिस एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, और ये मेथड हम थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अच्छा, अब ये वाली टेबल का मैं बता रही थी आपको, ये टेबल आपको याद करनी है। इसमें आपको डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, फिर उनके एक्सिस दिए हुए हैं, एंगल्स और उनके एग्जाम्पल। ये टेबल याद कर लें। जैसे आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सिस सारे आपस में इक्वल हों, एंगल सारी 90 के इक्वल हो, तो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा, दैट इज़ क्यूबिक। इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।